अब आगे। राकेश की बात सुनकर अक्षत जोर से बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? वह इस लड़की से शादी क्यों करेगा? नहीं करेगा अर्थ इस लड़की से शादी? तो राकेश बोला, ये हमारा फैमिली मैटर है, लड़की तो तुम बीच में मत बोलो। तो अक्षत बोला, अर्थ मेरा भी भाई है, समझे आप, और तो हाँ नहीं कहेगा। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। तो अक्षत बोला, मैं अभी दादाजी से कहकर तुम्हें यहाँ से वापस दिल्ली ले जाऊंगा। अक्षत ने अपना फोन निकाल लिया, तभी अथर्व उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर गार्डन में ले गया। वहीं मोहन जी और सभी लोग राकेश को देखने लगे तो वह बोला, मुझे ऐसे मत देखिए, मैं ये सब सिर्फ उसे हमेशा के लिए यहाँ रखने के लिए कर रहा हूँ। वह हमेशा के लिए ही बंद जाएगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। आप ही तो यही चाहते हैं ना पापा? तो मोहन जी भी उसकी बात सुनकर संतुष्ट दिखाई दिए। फिर राकेश आलोक मेहता से बोला, तुम्हें तो इससे कोई एतराज नहीं है ना? आलोक तब वह भी बोल, नहीं मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। वही बाहर गार्डन में अक्षत अथर्व से बोल, अर्थ में जानता हूँ क्यों। तो नेहा कहा, और किस लिए ये भी पता है मुझे। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, जब पता है तो क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? कितना अच्छा मौका मिला है इस लड़की को सबक सिखाने का। मैं यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, जैसे को तैसा करने का वक्त आ गया है। तो अक्सर बोला, जब वंश को पता चलेगा तब वह और बाकी सब भी गुस्सा करेंगे। माँ पापा ललित आंटी तो यही है, वह तुझे पीट पीट कर चटनी बना देगी तेरी। तू जानता है कि वह सब आध्या को तेरे लिए पसंद कर चुके हैं, और आध्या वह भी तुझे पसंद करती है, उसका भी दिल दुखेगा। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, आध्या की फिक्र मत कर, जो सब चाहते हैं मैं आखिर में वही करूंगा। तू बस देखा जा मैं कैसे इस राकेश ठाकुर और मोनिका को सबक सिखाता हूँ। तुम सब बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, वंश और बाकी सब को संभाल लेना, मैं अंदर जा रहा हूँ। अथर्व हाल में वापस आया और आयुष से बोल, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो आयुष ठाकुर, यह मेरी बहन है, इसकी आंखों में तुम्हारी या तेरे परिवार की वजह से एक भी आंसू निकला तो मैं तुम्हारे शरीर में एक एक बूंद खून की निचोड़ लूंगा। फिर वह राकेश से बोल, सगाई वगाया की झंझट मत छोड़िएगा, मैं सीधा शादी करूंगा। और तुम मोनिका, तुम ही तो वैसे भी कोई एतराज होगा नहीं मुझसे शादी करने से? मोनिका ने फट से गर्दन नामी दिला दी। वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अक्सर हाल में आ गया था, उसका मुंह चढ़ा हुआ था, वह सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी मोहन जी उसे बोल, अक्षत अपने परिवार वालों को भी कह देना कि अथर्व शादी कर रहा है, हम सब चाहते हैं कि वह सब भी शादी में आए। उनकी बात सुनकर अक्षत चीखते हुए बोला, कोशिश कीजिएगा दादाजी की यह बात दिल्ली तक न पहुंचे, वरना आपके दूल्हे को सरकारी मुलाजिम उठाकर ले जाएंगे। अक्षत की बात सुनकर अथर्व को खांसी आ गई। वह मोहन जी से बोल, दादी आज खाने के लिए सिर्फ झटका ही है, क्या खाना नहीं मिलेगा क्या? तो मीनल जी ने रोहिणी से खाना लगवाने के लिए कहा। कुछ देर बाद सब लोग खाना खा रहे थे। पत्थर वॉक मेहता को देख रहा था, फिर राकेश को, वही मोनिका की नजरें सिर्फ अथर्व पर थी। आध्या को मोनिका का अथर्व को ऐसे देखने बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में अथर्व को देखा, तभी अथर्व को खाने में मिर्ची लगी तो उसने पानी के लिए जग की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी आध्या ने पानी का जग उठा लिया और बोली, आज मुझे कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग रही है, सारा पानी पी जाऊंगी। उसने जल्दी से 2-3 गिलास भरकर पी लिया और खाली जगह अथर्व के सामने रख दिया। सपना हैरानी से उसे देखा, वही अक्षत को अथर्व पर बहुत हंसी आ रही थी। अथर्व ने पहले आध्या को घूरा, फिर अक्षत को, तभी रोहिणी जग लेकर पानी लेने चली गई। वही मोनिका आध्या को गुस्से में घूर रही थी। तभी अथर्व आध्या को देखकर बोला, इसका बदला पेंडिंग रहा। उसके बाद सबकी शांति से डिनर कर लिया। रात को डिनर के बाद अक्षत और अथर्व छत पर बैठे हुए थे। अक्षत वंश से अपने अगले मिशन के लिए डिस्कस कर रहा था, वही अथर्व ध्रुविका के बारे में सोच रहा था। उसे जानना था कि माँ के और उसके बेटे से धैर्य की क्या दुश्मनी थी। वह अक्षत से बोला, मैं ध्रुविका के पास जा रहा हूँ। उसके बाद सुनकर अक्सर नहीं उसे हाथ से ही जाने का इशारा किया और वंश को भी सब बता दिया कि ध्रुविका यहाँ हवेली में है, वह सुबह उससे मिलने आने थे। उसके बाद वह फिर से कम को लेकर बातचीत करने लगे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। आरती उसे इतना परेशान देखकर खुद टेंशन में आ गई थी। वह आदित्य से बोली, आप इतना परेशान क्यों हैं? आदित्य जी, सब लोगों ने ध्रुवी और आयुष की शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको तो इससे खुशी होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, तुम नहीं समझ रही हो आरती, अर्थ इतनी आसानी से पापा की बात मान गए, जरूर कुछ तो करने वाला है वह, और जरूरी मोनिका का भी कोई चक्कर है, वह और उसका बाप एक झटके में शादी के लिए मान गई, मतलब कुछ तो ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा। तो आरती बोली, आप प्लीज परेशान मत होइए, जो भी होगा
अच्छा ही होगा। आदित्य ने ही उसकी तरफ देखा, तभी उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अथर्व अंदर आ गया। आरती उसे देखकर बोली, अथर्व तुम्हें कुछ चाहिए? तभी अथर्व आदित्य से गुस्से में बोला, इस हवेली में इतने कमरा क्यों है? मुझे ध्रुविका के पास जाना है। उसकी बात सुनकर आरती और आदित्य हैरानी से उसे घूरने लगे। फिर आदित्य उसे बोला, तुम हर वक्त मजाक कैसे कर सकते हो? मतलब तुम्हें आयुष का रूम नहीं पता? तो अथर्व बोला, नहीं, ये बात तुम सब अच्छे से जानते हो कि मैं अपने कमरे के अलावा किसी के कमरे में नहीं गया हूँ आज तक। दादी का कमर नीचे है, वहां भी बचपन में ही गया था। अभी मैं गलती से तुम्हारी बहनों के कमरे में पहुंच गया था और अब यहाँ तुम सब पागल हो क्या? इतने कमरों का गैप कौन छोड़ता है? बीच में दिमाग चला गया मेरा। तो अथर्व ने अपना सर दबाना शुरू कर दिया। फिर चीखते हुए बोला, सर दर्द करने लगा है, मालिश करवानी पड़ेगी सोने से पहले। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, आओ मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें आयुष के कमरे में। उसके बात सुनकर अथर्व उसके पीछे पीछे चला गया। वहीं आरती हैरान थी कि अथर्व को अपने ही घर के बारे में नहीं पता, क्या सबने उसे इतना दूर रखा था। वही रीति और राधिका दोनों ही हैरान हो गई थी अथर्व को अपने कमरे में देखकर। तभी अथर्व उनसे सॉरी बोलकर वहां से भाग निकला। राधिका रीति से बोलिए, देखो दूसरों की बहनों को गले लगाए फिरता है और अपनी खुद की बहनों से जैसे इसे काटे चुपते हैं। उसकी बात सुनकर रीति बोलिए, तब भी तो हम सबका किया धरा है हमारे साथ। उसे दिन कितना बड़ा हो सकता था अगर इसके दोस्त वहां नहीं आते तो। और देखो तो वह दोनों कितने बड़े गान की प्यादे निकले। अब तक हम ही बोल भेज भी चुके होते। उसने उसे दिन बड़े पापा को न बोलकर आदित्य भाई को सब कुछ बताया था कि वह हमें समझ सके। वह सच में बहुत समझदार है, हमारी फिक्र भी करता है, वरना बड़े पापा को सब कुछ बात कर एक झटके में हमें इस हवेली में कैद करवा देता। दोनों ही बहनों का नजरिया बदल गया था अथर्व के लिए। अब आगे आदित्य अथर्व को आयुष के कमरे के बाहर लाकर दरवाजा नोक करने लगा। आयुष ने दरवाजा खोला था, सामने आदित्य और अथर्व को देखकर बोला, भैया आप कुछ काम था क्या? तभी अथर्व उसकी साइड से निकालकर अंदर कमरे में घुस गया। उसे अंदर जाते देखकर कि बोला, भैया ये तो आदित्य बोला, वह काफी देर से तुम्हारा कमरा ढूंढ रहा था, मेरे कमरे में भी गलती से आ गया था। देखो आयुष, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ वक्त बिताने की, उससे बात करने की। वह हमारा भाई है, हम इस बार उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर राइस बॉल पर भाई, पापा ने कहा है ना कि मोनिका के साथ शादी करवाने का मैं रीजन, इसे यही रुकना है। इस तो आदित्य धीरे से बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सबको बेवकूफ बना रहा है, इसके दिमाग में जरूर कोई बड़ा कार चल रहा है। ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। तो आयुष बात बढ़ाते हुए बोला, नाइट तो खराब कर दी छोटे राक्षस ने। इतना कहकर वह भी अंदर आ गया। वही अथर्व ध्रुविका के पास बैठ गया जो थकी हुई सी लग रही थी। अथर्व से बोल, ध्रुव क्या तुम मुझे बताओगे कि उसे दिन क्या हुआ था जब धैर्य को पुलिस ने अरेस्ट किया था? उसके बाद सुनकर ध्रुविका उसे सब बताती चली गई। वह बोली, भैया माँ का बेटा दूसरे कॉलेज में जाता था, लेकिन वह हमारे कॉलेज के बाहर छुट्टी के टाइम आकर लड़कियों पर कमेंट करता था। मेरे पीछे वह हाथ धोकर पड़ गया था, रोज मुझे प्रपोज करता और जब मैं मना कर दी थी तो मुझे उठाने की बात करता। दरिया भाई उसे दिन मुझे कॉलेज से पिक करने आए थे तो उनके सामने भी उसने यही सब किया। तब भाई ने उसकी अच्छी खासी धुलाई कर दी और हम घर चले गए थे। शाम को ही पुलिस भाई को पकड़ कर ले गई। पापा और मम्मी ने बहुत कोशिश किया मैं लेकर घर के बाहर जाकर हाथ भी जोड़े, लेकिन उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा। मैं घर पर अकेली थी जब उनके आदमी घर में घुस आए। मम्मी पापा भी तब लौट आए थे और उन्होंने बड़ी मशक्कत से मुझे वहां से भगा दिया अपनी फ्रेंड के घर छिपाने के बाद। जब मैं रात को घर गई तो पूरा घर जलकर राख हो चुका था और उसमें मम्मी पापा भी। तभी उनके आदमी वहां दोबारा आ गई और मुझे देख लिया तो मैं फिर से भाग गई। फिर वह आयुष की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं एक होटल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में से उनकी गाड़ी में छप गई और यहाँ इस शहर में आ गई। इन्होंने मुझे गाड़ी में छिपते देख लिया था, यहाँ आकर मुझसे सब कुछ और फिर मुझे अपने एक फ्लैट में रखा। वह लोग यहाँ भी मुझे ढूंढने आए थे और उन्हीं से मुझे पता चला कि तेरे भाई को पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने मार दिया, लेकिन उन्होंने फिर से मुझे बचाया। ध्रुविका के मुंह से बार बार आए उसकी तारीफ सुनकर अथर्व क्या गया और बोल, बस बस इस आदमी की इतनी तारीफ मत करो। उसकी बात सुनकर आयुष भी चिढ़ गया तो ध्रुविका दोनों को ही देखकर हंसने लगी, जिससे दोनों ही उसे घूरने लगे। तो ध्रुविका बोली, भाई आप काफी हद तक इनके जैसे दिखते हो, जब मैं इन्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि मैं आपको ही देख लिया हो। तो अथर्व बोला, फिर भी तुम ही मेरा ख्याल नहीं आई तो मुझे फोन कर देती है या फिर दिल्ली आ जाती। उसकी बात सुनकर ध्रुविका कुछ नहीं बोल पाई। कुछ देर तक अथर्व से बात करता रहा और फिर उठकर खड़ा हो
गया और बोला मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वह वहां से चला गया है। आयुष सो रहा था कि आज इसकी सुहागरात है, वह भले ही कुछ ना कर पाए, प्यार भरी बातें ही कर लेगा, लेकिन अथर्व दोबारा वहां आ धमका। उसके हाथ में तेल की शीशी थी। वह बोला इस घर में घूम घूम कर मेरा सर दर्द होने लगा है, मेरे सर में मालिश कर दो। ध्रुवी झट से मानकर वही आयुष मुंह फाड़कर उसे देखने लगा। ध्रुविका अथर्व के सर की मालिश करने लगी। ये इसमें ही सोफे पर बैठा हुआ उन दोनों को ही देख रहा था, जो उसे बिल्कुल भूल गए थे कि वह भी है वहां है। मालिश करवाते हुए ही अथर्व को नींद आ गई और वह वही सो गया। आज उसका मन अब रोने का कर रहा था। वो उठकर बाहर भाग और आदित्य के कमरे के बाहर आकर रुका। उसने दरवाजा नॉक किया। वही आदित्य और आरती अपने प्यार भरी समुद्र में डूबने वाले थे कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। नतीजे भी इस बार जूझला गया और अपनी टी शर्ट डालकर दरवाजा खोलना गया। आरती भी चादर डालकर सोने का नाटक करने लगी। आयुष को देखकर आदित्य बोल क्या हुआ, तो आयुष रुआ सा होकर बोला भाई किसी मुसीबत को मेरे कमरे में छोड़ गए थे आप। तो आदित्य बोल क्यों, क्या हुआ? तो आयुष बोला वह मुझे परेशान करने के लिए मेरे कमरे में ही सो गया है। उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और मन में बोला जैसे को तैसा। वही कॉरिडोर में ही उन्हें अक्षत भी मिल गया, जो कंफ्यूज सा चारों तरफ देख रहा था और खुद में ही बड़बड़े जा रहा था। तभी आदित्य ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो वह भी बोला मैं अर्थ को ढूंढ रहा हूँ, वह कहीं हवेली से बाहर तो नहीं भाग गया। उसकी बात सुनकर आयुष बोल नहीं, वह मेरे कमरे में आसन जमा कर बैठ गया, नहीं नहीं सो गया है। अक्षत हैरान हो गया और उनके साथ जाते हुए बुलाया लड़का कभी नहीं सुधरेगा। वह तीनों कमरे में पहुंचे तो ध्रुविका भी बेड पर बैठे बैठे सो गई थी। उसकी उंगली अभी भी अथर्व के सर में थी। अक्षत अथर्व के पास गया और उसके गाल थपथपाते हुए बोला अर्थ उठ, तो यहाँ क्यों सो गया, चल अपने कमरे में चलकर सो। अथर्व ने उन्हें हिंदी सी आवाज में कहा सुबह हो गई क्या, तो अक्सर तुझसे बात से पकड़कर वहां से ले जाने लगा और धीरे से उसके कान में बोला किसी को परेशान किए बिना तेरा खाना हजम नहीं होता ना। तो अथर्व ने कनखियों से ध्रुविका को देखा जो सो चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और मन में बोला मिशन सक्सेसफुल, बन मेरी बहन को परेशान करता खरबूजे शक्ल का इंसान। आदित्य भी आयुष की हालत पर हंसते हुए वहां से चला गया। आयुष ने गहरी सांस छोड़ी और भूमिका को सही से सुला दिया और खुद भी एक तरफ जाकर सो गए हैं। वही आदित्य भी हंसते हुए अपने कमरे में आए तो आरती भी सो चुकी थी। आदित्य की हंसी गायब हो गई और वह भी मन महसूस कर चुपचाप सो गया। सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अक्सर भी आकर वहां बैठ गए हैं। सभी नॉर्मल लग रहे थे, बस आयुष और आदित्य दोनों ही मुंह बनाए बैठे थे। अखिल उन दोनों की हालत पर हंस रहा था। सब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो अखिल हंसते हुए बोला अथर्व ने इन दोनों को कल कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। तभी अक्षत आयुष से बोला जब वह दोबारा आने का कर अपने के कमरे से निकला था तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि वह आपको परेशान करने आ रहा है। बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का इंसान है वह, और बहुत पजेसिव। भाई भी आपका तो समझ में आ गया, लेकिन आदित्य भाई का मुंह क्यों फुला हुआ है? तो अखिल हंसते हुए बोला अरे जो आयुष के साथ हुआ वही आदित्य भाई के साथ भी हुआ। उसकी बात सुनकर आदित्य उसे घूरने लगा। अब आगे सब लोग बातें कर ही रहे थे कि अथर्व भी कूदते फादते हुए वहां प्रकट हो गया। वह नाश्ता देखकर बोला दादी आज भी पराठे नहीं बनाए? तो मीनल जी बोली अर्थ बेटा आज फ्रूट सलाद खा लो, कल पक्का बना दूंगी। उनकी बात सुनकर अथर्व आराम से बैठ गया और खाने लगा। ध्रुविका भी उसकी दूसरी साइड बैठी थी। अथर्व अपनी प्लेट से कुछ फ्रूट्स उसकी प्लेट में डालकर बोला अच्छे से खा ध्रुवी, और एक बात बता। सब उसकी तरफ देख रहे थे तो अथर्व बोला तुम्हारा बेबी कितने दिन में आएगा? उसकी बात सुनकर ध्रुव का शक पकाते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ भी बोलता ना देख अथर्व बोला क्या हुआ बताओ ना, मेरे जाने से पहले तो आ जाएगा ना। तो रंजीत बोला तुम कहाँ जाओगे? तो अथर्व बोला अरे 20 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए, अब सिर्फ 5-6 महीने और 10 दिन ही बचे हैं, तो बस मैं यही पूछ रहा था कि मेरे वापस जाने से पहले बेबी आ जाएगा या नहीं। उसकी बात सुनकर मोहन जी बोले तुम अभी जाने की बात कर रहे हो? तो अथर्व बोला अभी से क्या मतलब है आपका, अब क्या हो गया जो मैं यहाँ रुकूंगा? फिर वह उन्हें घूरते हुए बोला लिसन कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि मैं मोनिका से शादी करने के यही बस जाऊंगा, ये घर मेरा कभी नहीं था और ना कभी होगा। उसकी बात सुनकर मीनल जी बोली अर्थ बेटा 7 महीने के बाद तेरा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, तो फिक्र मत कर। उनकी बात सुनकर अथर्व की जान में जाना है तो आदित्य उससे बोला ये प्रोजेक्ट की फाइल ले लेना, आज तुम ही प्रेजेंटेशन देना है। अथर्व कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद थी वंश और बाकी सभी दोस्त के साथ साथ ललित जी और ललिता जी भी ध्रुविका से मिलने आए और उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि वह लोग उसके माता पिता का हर फर्ज निभाएंगे। उनके बारे रहते ही अथर्व ठाकुर अंपार के लिए निकल गया।
अथर्व ने जैसे ही कंपनी में कांध भर रखा, सभी कर्मी घबरा गई, जिन्हें देखकर अथर्व को हंसी भी आए, लेकिन आदित्य उसके पीछे ही था। अथर्व किसी को परेशान करता है उससे पहले से बसी मीटिंग रूम में ले गया, जहां राकेश के साथ तारक मेहता भी मौजूद था। वह अपनी कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन के लिए अपने बेटे के साथ आया था। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू हुई। दूसरी सभी कंपनियों ने पेंशन देते जल्दी है। उसके बाद बड़ी आया आलोक मेहता के बेटे की। उसका प्रेजेंटेशन देखकर जहां आलोक मेहता के चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान आ गई, जैसे ये प्रोजेक्ट उसे ही मिल गया हो। वही आदित्य, अखिल, आयुष और राकेश अथर्व की तरफ देखने लगे, जो खुद आलोक के बेटे से इम्प्रेस लग रहा था। उन सभी ने सोचा कि शायद अथर्व ने भी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बनाया होगा। वही अथर्व ने जब अपना पिटारा खोला तो सबके साथ साथ आलोक का मुंह खुल गया। उसके बेटे के तैयार का किए प्रेजेंटेशन में जो कमियां थी वह अथर्व ने अपनी प्रेजेंटेशन में सबको दिखा दी। राकेश और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि प्रेजेंटेशन ने पूरे होने से पहले तक कंपनी ने ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी को दे दिया था। मीटिंग के बाद सब बैठे हुए थे तो अथर्व ने आलोक के बेटे ऋत्विक की तारीफ करते हुए कहा, तुमने काफी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की थी। तब वह भी बोला, लेकिन तुमने मुझसे भी अच्छा किया। इसी तरह बातें करते हुए वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसने शांति से लंच किया और फिर बोला, मुझे कुछ काम दे दो। तो आदित्य बोला, तुम बाकी दोनों प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर लो, तो मैं परसों ही कंप्लीट कर लिए हैं। राकेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुमने किसी सीखिए बिजनेस स्किल, हमें लगा नहीं था कि यह प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, अगर मैं नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, और मैंने ये सब किसी से सीखा नहीं है, खुद का टैलेंट है मेरा, जो आपके दोनों बेटों में नहीं है। ये सुनकर आयुष और आदित्य ने अथर्व को घूरा तो अखिल बोल, और कल रात जो दोनों भाइयों को परेशान किया वो टैलेंट तुम्हें किसने दिया? तो अथर्व बिना सोचे बोला, ये टैलेंट पर मेरा खुद का है। अगर मैं पहले नंबर वाली औलाद होता तो मजाल थी जो मिस्टर ठाकुर के बाकी तीनों बच्चे पैदा हो जाते। तभी अथर्व ने ध्यान दिया कि वह क्या बोल गया। वह वहां से उठकर जाते हुए बोला, मेरे सर में दर्द हो गया, मैं चलता हूँ। वह वहां से भाग निकला। वही पीछे राकेश गुस्से में बोला, बेशर्म और बदतमीज कहीं का। तो अखिल हंसते हुए आयुष से बोल, इसका मतलब वह आज फिर तेरे कमरे में आएगा। तभी आयुष ने आदित्य की तरफ देखा तो वह भी बोला, खुद नहीं पढ़ लेना, मेरे पास मत आ जाना। वह वहां से निकल गया है उसके पीछे। तभी राकेश अखिल से बोला, ये दोनों इतना क्यों घबरा रहे हैं? तो उसने उसे सब कुछ बता दिया जो अथर्व ने दोनों भाइयों के साथ किया और फिर हंसते हुए वहां से चला गया। वहीं पीछे राकेश के चेहरे पर भी हंसी आ गई, लेकिन जल्द ही वह हंसी गायब हो गई। उसे अथर्व की बात आ गई जो वह सुबह कह रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि अथर्व एक एक दिन गिन रहा था यहाँ से जाने के लिए। उसके आने के बाद से ही घर में सब लोग बहुत खुश रहने लगे थे। दूसरा, अथर्व का बिजनेस में तेज होना। राकेश अब कुछ आता था कि अथर्व यहीं रुक जाए। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब अथर्व से अपना रिश्ता सुधरेगा और उसे यहाँ रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। शाम को अथर्व सीधा हवेली आ गया था। ध्रुविका किया को फ्रूट्स खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। मीनल जी उसे कोई भी काम करने से मना कर दिया था। अथर्व भी फेस होकर वहीं आकर बैठ गया तो किया भी अब उसके पास जाकर खड़ी हो गई। तो अथर्व ने ही उसे गोद में ले लिया और ध्रुविका से बोला, ध्रुवी, तुमने बताया नहीं ना कि तुम्हारा बेबी कितने दिनों में आएगा? उसकी बात सुनकर मीनल जी बोली, अर्थ बेटा, अभी 3.5 महीने हुए हैं, तुम्हारे यहाँ रहते तो हो ही जाएगा। तो अथर्व बोला, ठीक है, तो मैं उसका नाम रखूंगा। जिसकी बात सुनकर मीनल जी और ध्रुविका दोनों मुस्कुरा दी। तभी आदित्य और बाकी सब भी लौट आए। अथर्व उन्हें इग्नोर करते हुए किया के साथ खेलने लगा। राकेश ने किया को आवाज दी तो किया नहीं उसकी तरफ देखा और वापस से अथर्व के साथ खेलने लगी। सबने राकेश की तरफ देखा तो वह क्या गया था, तो अथर्व उसे और चिढ़ाते हुए किया से बोल, चलो डाल, हम टीवी देखते हैं, और उसे गोद में उठाकर दूसरी साइड चल गया। राकेश आदित्य से बोल, ध्यान रखना कि कहीं ये इसे भी अपने जैसी हरकतें ना सिखा दे। तभी सब ने देखा अथर्व ने किया को नीचे बैठा है और सोफे से तकिया उठाकर जमीन पर डाल दिया और उस पर सर रखकर नीचे लेट गया। अगले ही पल सबकी आंखें बड़ी हो गई जब उन्होंने देखा कि किया अथर्व के पेट पर सर रखकर लेट गए और सामने टीवी में कार्टून को देखने लगी। ये देखकर अखिल और आयुष हंसने लगे। अब आगे वहीं दूसरी तरफ धैर्य को अथर्व का पुलिस चौकी जलाने वाला कान पता चल चुका था। वह बहुत टेंशन में आ गया था कि अब अथर्व कभी भी माँ और उसकी बेटी की गर्दन पहुंच जाएगा। कहीं वह खुद को खतरे में ना डाल ले। उसकी चोट ठीक हो गई थी, लेकिन कई दिनों तक कंपनी ना जाने की वजह से उसका काम अटक गया था, या फिर यह कहना सही होगा कि अथर्व ने ही जानबूझकर उसे न्यूयॉर्क में ही फंसा दिया था ताकि वह उसे रोक ना दे। उसने अथर्व को बहुत फ़ोन की, लेकिन अर्थ ने उसे और उसके फ़ोन को कॉल दोनों को ही इग्नोर कर दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब मुंबई आएगा और अथर्व को इन सब में पढ़ने से खुद रोकेगा, लेकिन बहुत होने के बाद भी उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसने पूरा घर जान मारा था।
अंत में उसे समझ आ गया कि यह भी अथर्व की ही करामात है। उसे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही अक्षत और बाकी तीनों दोस्त हवेली में आए तो अथर्व और किया कोई जमीन पर ही पड़े हुए देखा तो सबने अपना सरना में हिला दिया। वह सब उसके पास गए तो दोनों चाचा भतीजी शिनचैन देख रहे थे। किया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अथर्व हंस रहा था और परी उसकी हंसी में उसका साथ दे रही थी। वही करके कुछ सदस्य उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे तो कुछ अपने कामों में व्यस्त है। सब लोग अथर्व के पास नीचे ही बैठ गए। ओंस अथर्वशी बोला, आज अक्षत हमारे साथ जाएगा तो बस हम बताने आए थे कि आज रात को यहाँ नहीं आएगा। अथर्व ने किया को उठाकर बैठा दिया और खुद भी बैठ गया और बोला, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, मुझे भी ले चलो, मेरे हाथ में खुजली से हो रहे हैं। तो लक्ष्य बोला, हमें सब काम शांति से करना है, न कि वहाँ अशांति फैलानी है। जब काम लास्ट मोमेंट पर होगा तो हम तुझे जरूर ले जाएंगे। तभी अथर्व का फोन बजा। दो उसे पर डी ए लिखा हुआ था जो कि किसी और का नहीं धैर्य का नंबर था। अक्षत ने देखा तो वह बोला, मैंने रात में भी कई बार देखा है इस नाम से कॉल आते हुए, तो फ़ोन क्यों नहीं उठाता। तो अथर्व बोला, जरूरी नहीं है इसलिए नहीं उठाता। तभी वंश ने उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, ला इधर दे मैं देखूं कौन है। वंश ने फ़ोन पिक कर लिया और हेलो बोला। सामने एकदम खामोशी छा गई थी। वंश कुछ देर तक हेलो हेलो करता रहा, लेकिन सामने से धैर्य ने बोलने की जगह फ़ोन काट दिया। अब अथर्व बोलकर वाली बेइज्जती, मेरा न्यूयॉर्क का एक दोस्त है, वह सिर्फ मेरी आवाज़ सुनने पर ही कुछ बोलता है। तभी अमन उसे शेख भरी नज़रों से घूरते हुए बोला, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पक्का इसने न्यूयॉर्क में कोई लड़की सेट कर रखी है या फिर कहीं शादी ही ना कर रखी हो, वरना न्यूयॉर्क में इतने दिन तक क्यों पड़ा रहता है ये। उसकी बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरा और वंश से बोला, इसे ले जाओ यहाँ से वरना गला काट दूंगा। इसका शादी कर रखी है, साल लड़का है ये, और मुझे लड़कों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम सब निकलो यहाँ से वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा और मैं भी फिर तुम सब के साथ आ जाऊंगा। तो अक्सर अब जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, चलो भी, यह राक्षस सब बिगाड़ देगा अगर साथ आ गया तो। इतना कहकर वह सब वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद आध्या और उसके 2-3 मिनट बाद ही रीति और राधिका भी। अथर्व आध्या को परेशान करने का आइडिया सोचने लगा, उसे उससे बदला जो लेना था। दिन के वक्त खाना सबको सर्वे कर दिया था, तब आराम से खाने लगे। अथर्व खाते हुए आध्या को भी घूर रहा था। जल्दी ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ भी गया और फिर वह अपना खाना खत्म करने लगा। तभी एक बार फिर से उसके फ़ोन पर धैर्य का फ़ोन आ गया। अथर्वा ने फिर से उसे इग्नोर कर दिया। तभी ध्रुवी बोली, भाई फ़ोन उठा लो ना, आपके दोस्त शायद किसी परेशानी में हो। अथर्व फ़ोन उठाते हुए बोला, इसकी परेशानी में ही हूँ। उसने फ़ोन उठा लिया और हेलो बोला। सामने से धैर्य चिल्लाते हुए बोला, कुत्ते कमीनी पागल इंसान, मेरा पासपोर्ट तूने छुपाए हैं ना, जल्दी बता दे कहाँ है वरना मैं वहाँ आकर तुझे गटर में फेंक दूंगा। दूसरी तरफ अथर्व ने धैर्य को चिल्लाते हुए सुनकर फ़ोन कान से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से सबको किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अथर्व ने प्लेट में सब्जी डाली और फ़ोन कान पर लगाकर बोला, जब तुझे यहाँ आना ही नहीं है तो तू पासपोर्ट का क्या करेगा। उसकी बात सुनकर धैर्य बोला, लेकिन अब मुझे वहाँ आना है। तो अथर्व बोला, तो बनवा ले, अब तक बेवकूफ़ों की तरह क्यों ढूंढ रहा है। वैसे 5 दिन बाद तुझे तेरा पासपोर्ट मिल जाएगा, तो ज़्यादा मत तिल मिला। अब फ़ोन रख और गजनी के साथ थोड़ा गुल खिला लो, चाहे तो मुझे चाचा बनने की खुशखबरी लेते आना। फिर खुश होते हुए वह, कितना मज़ा आएगा जब मैं चारों तरफ से बच्चों से घिरा रहूंगा और उन सबको अपने जैसा बनने की ट्रेनिंग दूंगा। उसकी बात सुनकर धैर्य के पीछे से ध्वनि ने अथर्व की बात सुन ली और वह वहीं से चिल्लाने लगी। तो अथर्व ने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। अथर्व को हंसते देखकर मीनल जी उसे बोली, अर्थ बेटा कौन था फ़ोन पर। अथर्व बोला, दादी है एक चिलबोजा, मतलब मेरा दोस्त न्यूयॉर्क में रहता है। मैं जब उसे बुला रहा था तब तो वह ना आने की जीत पकड़कर बैठा था, तो मैं आते वक्त उसका पासपोर्ट उठा लाया, पर मुझे पता था वह जरूर आएगा। तो अब मैं चाहता हूँ वह कुछ दिन बाद आए, लेकिन वह अभी आना चाहता है। फिर वह ध्रुविका से बोल, ध्रुवी इस बार राखी पर क्या चाहिए, तुम्हें 3 गिफ्ट दूंगा, पिछले 2 साल के भी तो है। ध्रुविका कुछ नहीं बोली, उसने सर उठाकर राधिका और रीति को देखा तो वह दोनों ही उसे घूर रही थी। तो अथर्व बोला, रहने दो, मैं खुद तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा और उसमें से एक तो इतना कीमती होगा जिसका कोई कीमत नहीं होगी, बहुत कीमती होगा। फिर वह आयुष को देखकर बोला, आज भी आ जाओ क्या मालिश करवाने। आयुष गुस्से में बोला, मेरे कमरे में घुस मत जाना आज वरना। अथर्व उसे चिढ़ाते हुए बोला, वरना क्या कर लोगे तुम। आयुष कुछ नहीं बोला तो अथर्व बोला, खैर आज मेरा मूड कुछ और करने का है। उसके बाद अथर्व बाहर गार्डन में टहलने चला गया। उसने वेदांत को फ़ोन किया और बोला, वेदांत पता करो पुणे में एमएलए और उसके बेटे के अलावा और कौन है उसकी फैमिली में, और यह भी पता करो कि वह दोनों अपने घर में कब अकेले होंगे, और हाँ, उसके जो चमचे तेरी के घर को आग लगाने में शामिल थी उनकी भी डिटेल चाहिए मुझे।
वेदांत ने ओके सरका कर फोन काट दिया। उसके बाद अथर्वा ने किसी को फोन किया और बोला मुझे पुणे शहर के एमएलए और उसके बेटे को उनके किए गुनाहों की सजा देनी है और कुछ गंदगी भी साफ करनी है, तो आप बुढ़ाओ को और बाकी सब हैंडल कर लीजिएगा। सामने से उसे क्लीन चिट मिल गई तो उसने फोन काट दिया और बोला डेविल तुम बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए। तभी उसकी घड़ी में रेड लाइट जल उठी और डेविल बोला मेरे ख्याल से तो उन्हें भी वैसे ही जिंदा जला देना चाहिए जैसे धैर्य के पेरेंट्स को जलाया था। अथर्व बोला ठीक है मैं यही करूंगा, अब तुम जाओ और रेस्ट करो, 3 दिन बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अब आगे वेदांत से बात करने के बाद अथर्व ने करणवीर जी को फोन करके उन्हें कुछ देर पकाया और फिर प्रीतम जी को, फिर उसने ललित जी को को भी फोन करके कंपनी की हालत बताई। बस गोदाम वाला मामला वह छुप गया। उसने कल रात उसे गोदाम में जाकर तलाशी लेने का सोचा, तभी उसके नंबर पर किसी अननोन नंबर से फोन आने लगा। उसने कुछ सेकंड सोच और फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से मोनिका बोली हाय अर्थ कैसे हो। उसके बाद सुनकर अर्थ व मन में उसे बहुत कोश और बोला तुम ही, मेरा नंबर किसने दिया और तुमने फ़ोन किस लिए किया है। तो मोनिका बोली अर्थ हमारी शादी होने वाली है तो हम बात तो कर ही सकते हैं ना। उसके बाद सुनकर अथर्व चीरते हुए बोला लिसन मोनिका, ये बेकार की टीनेजर्स वाली हरकतें मत करो और बेकार में मुझे ऐसे लवली कपल की तरफ फ़ोन मत करना वरना अभी शादी से मना कर दूंगा और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मोनिका हड़बड़ा गई और बोली सॉरी अर्थ, में भूल गई थी कि तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और प्लीज़ शादी के लिए मना मत करना। इतना कहकर मोनिका ने फ़ोन काट दिया और बोली एक बार शादी हो जाने दो जान, फिर मैं तुम्हें अपने हुस्न का दीवाना बनाकर अपनी उंगली बनना चाहे तो मेरा भी ना। मोनिका मेहता नहीं। राकेश अपनी बालकनी में खड़ा अथर्व को देख रहा था फ़ोन पर बात करते हुए। वह पहले गंभीर और फिर अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे बात करते हुए देखकर वह खुद से बोल जरूर यह उसे लड़के के बाप के साथ बात कर रहा है, बहुत मुश्किल होगा इसे अपनी तरफ करना लेकिन मुझे ये करना ही होगा। भाई अथर्व का मूड खराब हो गया था। वह वापस अंदर आया और किचन में फिर से पानी निकाल कर पानी पीने लगा। किचन में रोहिणी, आरती और राधा तीनों बचा हुआ काम निपट रही थी। रोहिणी सबके लिए दूध गर्म कर रही थी। उसने डरते हुए अथर्व से कहा अथर्व क्या तुम भी दूध पियोगे। तो अथर्वा ने उसे गोरा तो वह डर गई और हकलाते हुए बोली सॉरी मैं बस। तभी अथर्व आरती से बोला मैं दूध नहीं पीता, मेरे नाम का ध्रुविका को पिला दो। ये कहकर वह वहां से चला गया। वही रोहिणी की आंखें लगभग बरसाने की कगार पर थी लेकिन अथर्व की कहानी एक लाइन ही उसे खुशी से दिए गए। भले ही वह उसने आरती को कहीं हो पर उसकी बात का जवाब तो दिया। तो आरती बोली देखिएगा मम्मी जी, अगले 5 महीने में उसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। वही राधा भी बोल पड़ी और वह यही रह जाएगा हमेशा के लिए आपके पास। बाकी कोई कितना भी प्यार उसे पर लुटा दे लेकिन वह अपने जन्म देने वाली माँ के पास ही तो जाएगा। आखिर श्री कृष्ण जी भी तो आखिर में देव की माँ के पास ही लौट कर आए थे, फिर चाहिए सुदामा मैया ने भले ही उसे कितना भी प्यार किया था। रोहिणी के जहां में अथर्व के जन्म से पहले के वह 8 महीने घूम गए। जब अथर्व उसके गर्भ में ही था उसे याद आ गई थी अपनी को वह काशी से जो उसने उसे गर्भ में ही करने के लिए की थी। उसका पूरा शरीर कहा गया था। वह सब याद करके वह बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे में चली गई। आरती और राधा उसके ऐसे जाने से हैरान हो गई थी। वही अथर्व दूसरी तरफ मुड़ ठीक नहीं हुआ तो वह आध्या के कमरे में चला गया। दरवाजा लॉक नहीं था तो वह दबे पांव उसके बैग के पास गया तो देख आध्या सो गई थी। फिर मन में बोल सारा दिन की थकी हुई होगी, कोई नहीं। फिर उसने इधर उधर देखा तो ड्रेसिंग टेबल पर अध्ययन का मेकअप का सामान रखा हुआ था। उसने उसे उठाया और लग गया आध्या के चेहरे पर चित्रकारी करने। आखिर में जब वह जाता तो उसे खुद बड़े जोर की हंसी आई लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और वहां से जाते हुए बोला सी यू इन द मॉर्निंग। इतना कहकर वह तभी पाव वहां से निकल गया और तेजी से अपने कमरे में घुस गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि राधिका जो पानी देने के लिए किचन में जा रही थी उसने उसे देख लिया था। वह सच में पड़ गई कि अथर्व इस टाइम आध्या के कमरे में क्या कर रहा था। उसके दिमाग में आया कि कहानी इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। तब उसने धीरे से आध्या के कमरे का दरवाजा खोलकर झनकार देखा तो आध्या सो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह सब इग्नोर करते हुए वहां से नीचे चली गई। वही अथर्व अपने कमरे में बेड पर लुढ़क गया और सो गया। राकेश बेड पर लेटा हुआ अथर्व से बात करने के तरीके सोच रहा था। तभी रोहिणी इधर से दरवाजा खोलकर अंदर आए और वॉशरूम में जाकर रोने लगी। राकेश पहले तो उसके ऐसे आने से चौंक गए और फिर वॉशरूम से उसके रोने की आवाज़ सुनकर वह परेशान हो गया। कुछ देर बाद रोहिणी खुद को नॉर्मल करते हुए बाहर आए तो
उसकी आंखें लाल हो गई थी। राकेश उससे बोला, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही थी, कहीं अथर्व बने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, मैं अभी बात करके आता हूँ उससे, इतना कहकर जाकर सूट गया। तभी रोहिणी बोली, नहीं उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो राकेश बोला, फिर तुम क्यों रो रही थी। तो रोहिणी खुद पर ही हंसते हुए बोली, अभी नीचे राधा ने मुझे अथर्व की देव की माँ कहा और बोली कि अथर्व आखिर में अपने देव की माँ के पास ही आएगा। तो बस मैं खुद को रोने से नहीं रोक पाई। सब मुझे उसकी देव की माँ समझते हैं लेकिन मैं वह नहीं हूँ। मैंने उसे अपनी कोख में ही सिर्फ चला था, उसे महसूस नहीं किया था। उस कोख में ही करने की कितनी कोशिश की थी। जब वह पैदा हुआ था तब वह नेचुरल डिलीवरी नहीं थी। 8वें महीने में मैंने जानबूझकर पपीता और चुआरे खा लिए थे जिसकी वजह से वह पहले ही हो गया था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और आप कहाँ से, उसके वासुदेव है। वासुदेव जी अपने बच्चों को बचाने के लिए यमुना नदी पार करके उसे गोकुल छोड़ आए थे और आप तो उसे अनाथ आश्रम छोड़ने का कह रहे थे और छोड़ भी देते अगर माँ जी ने आपको रोकना होता तो। आप बताएं क्यों आएगा वह हमारे पास वापस, हमें नहीं उसे दिया ही क्या है। दुख दर्द अकेलापन इल्जाम एक बीमारी जिसे वह सबसे छुपाकर खुश होने का दिखाव करता है, हम उसके लायक ही नहीं है। अब आप उसे यहाँ रोकने का कोई प्लान नहीं बनाएंगे, उसे यहाँ से जाने दीजिएगा। उसकी बात सुनकर राकेश बोल, क्यों जाने देंगे हम उसे, वह यही रहेगा हमारे साथ तुम्हारे पास, अपने परिवार के पास। मैं भी पूरे मन से चाहता हूँ कि वह यही रहे। रोहिणी ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप बस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर राकेश सब पक गया। उसकी बात सुनकर तू, रोहिणी बोली, मत कीजिए ऐसा वरना शायद हम उसे देखने के लिए भी तरस जाए। तो राकेश कुछ नहीं बोला। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर लॉक हुआ और आरती दूध लेकर आए। रूही ने उसे दूध रख कर जाने को कहा तो उसने वैसा ही किया और चली गई। उसके चेहरे पर कई भाव आकर गुजर गए थे। सॉल्यूशन बाहर खड़े होकर रोहिणी की सारी बातें सुन ली थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। रोहिणी और राकेश के अथर्व के साथ किया व्यवहार से तो उसे अथर्व का उनसे नफरत करना ठीक लग रहा था। वह सच में गुम अपने कमरे में चली गई। अब आगे अगले दिन सुबह हवेली में सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अथर्व आज जल्दी उठ गया था और पास में बनी पार्क में घूमने चला गया। उसने गॉड्स गोद की तरफ चिपके उसे पर बराबर नजर बनाए हुए थे, जिन्हें देखकर पार्क में आए बाकी लोग अथर्व से दूर रह रहे थे। अथर्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, सब लोग पार्क के बाहर निकल जाओ वरना नौकरी से निकाल दूंगा। तब वह सभी गॉड्स एक दूसरे को देखकर एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ हवेली में भी सब लोग जा चुके थे। आध्या अंगड़ाई लेते हुए उठ गई और फिर टाइम देखा तो 6 बजे बजने वाले थे। आज वह सबको कोई सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से उठकर वॉशरूम में भाग। उसने शीशे के सामने तौलिया टांग रखा था, उसने ब्रश पर पेस्ट लगाया और तौलिया को साइड करके ब्रश मुंह डालने के लिए मुंह खुला और सामने देखा तो उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। वही आदित्य, आयुष और अखिल वर्कआउट कर रहे थे और राधिका रीति भी वही जिम में ट्रेडमिल पर भाग रही थी। हाल में राकेश, रंजीत और मोहन जी के साथ मीनल जी भी पूजा पाठ करके चाय पी रही थी। रोहिणी पराठे बनाने के लिए गोभी घुस रही थी। आरती और राधा दोनों किचन में थी। मोहन जी आध्या के उठने का इंतजार कर रहे थे। तभी शब्द आध्या की जोरदार चीख सुनी। सब लोग घबरा गए और अपनी अपने काम छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागे। मोहन जी वहां अकेले रह गए थे लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। सब लोग भागते हुए आध्या के कमरे में पहुंचे तो आज सर नीचे किए बेड पर बैठी हुई थी। आरती जल्दी से उसके पास गई और बोली, आध्या क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चीखी। तभी आध्या ने अपना सर उठाए तो सब लोगों ही चीख पड़े। आध्या किसी चुड़ैल से काम नहीं लग रही थी। अथर्व ने उसके चेहरे पर भूतिया मेकअप किया था तो आरती बोली, अध्याय ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना। उसकी बात सुनकर आध्या गुस्से में बोली, दीदी है मैं नहीं किया है, मुझे पता है उसे लेकर बदनेगे किया है, मुझे तो हार्ट अटैक ही जाता, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मसल कर रख दूंगी। तभी आरती ने सब लोगों की तरफ देखा तो वह उससे बोली, तुम पहले नहाकर आओ और यह मैं सारा मेकअप उतार कर नीचे आना। आध्या वहां से वॉशरूम में चली गई। वही सब लोग भी फिलहाल नीचे आ गए और सबका हंस हंसकर बुरा हाल हो गया था। आरती भी मुस्कुरा रही थी। सब लोग आध्या को बुरा ना लगे इसीलिए उसके सामने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर खड़े हुए थे। अखिल हंसते हुए बोला, ओ माय गॉड ये लड़का। राकेश वापस चाय पीने लगा और मन में बोला, ये पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, क्या वहाँ भी यह ऐसी बचकानी हरकतें करता था। तभी आदित्य बोला, लेकिन यह उसने किया कब, सुबह से तो दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी मोहन जी ने उनसे पूछने वालों की क्या हुआ था तो मीनल जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया और बोली, मैं तो इस लड़के का नाम श्री राम जी के नाम पर रखा था कि यह उन्हीं की तरह शांत और प्यार बना रहे, लेकिन ये तो एक नंबर का शरारती बन गया, इसकी हरकतें तो कृष्ण जी की तरह निकाली। तो आयुष बोला, वैसे आध्या एक नंबर की चुड़ैल लग रही थी, खुद नहीं डरा क्या वह। तभी राधिका बोली, अब मुझे समझ में आया कि यह रात को आध्या के कमरे में इसलिए गया था। पहले तो मुझे लगा कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलकर देखा तो आध्या सो रही थी। थैंक गॉड मैं बस उसे दूर से देखा था वरना मेरा भी हॉट फेल हो गया होता।
सब लोग मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद आध्या भी तमतमाते चेहरे के साथ नीचे आए और बोली, वह अपने कमरे में नहीं है, कहाँ चला गया? सुबह सुबह मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर बाद ही अथर्व में दरवाजे से झांक रहा था कि आध्या वहां है या नहीं। उसने देखा तो मोहन जी और राकेश को छोड़कर कोई भी हाल में नहीं था। वह इधर उधर देखते हुए दबे कदमों से ऊपर अपने कमरे की तरफ से आने लगा कि तभी अचानक सब लोग वहां एकदम से प्रकट हो गए। अथर्व उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन आध्या नहीं थी तो उसकी जान में जान आई। पर सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी आध्या राकेश के सोफे के पीछे से निकल आए और अथर्व को देखकर बोली, ऐसे कहाँ जा रहे हो? सुख सुख थोड़ा प्रसाद पानी तो लेकर जाओ। अथर्व सीढ़ियों की तरफ दौड़ा तो सामने आयुष बाहें फैलाकर खड़ा हुआ था। वह हंसते हुए बोला, तुझे गले लगा लो। लेकिन अथर्व नहीं रुक, जो सबको हैरान कर गया। अथर्व उसकी बाह के नीचे से निकाल कर आसानी से भाग गया। आयुष की हंसी गायब हो गई है देखकर। जहाँ आध्या ने इसको घूर, वहीं मोहन जी के साथ साथ मीनल जी भी हंसने लगी। तभी आध्या आयुष से बोली, क्या कर रहे थे तुम? मैं आज उसे कल का बदला लूंगा। ले लिया बदलाव, अब हटो, मैं खुद उसे मजा चखाती हूँ। वही अथर्वा ने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर आदित्य भी खड़ा है। वह भी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा तो अथर्व बोला, ये देखो, यह मेरा और उसका मैटर है, तुम मत घुसो बीच में। लेकिन आदित्य ने उसे पकड़ लिया और आध्या को आवाज देने लगा। आध्या दौड़कर वहां आए और बोली, अब मजा आएगा। तभी अथर्व ने आदित्य को पेट में गुदगुदी कर दिया और उसके हाथ से छूटकर अपने कमरे की तरफ भाग गया। आध्या और आदित्य दोनों ही उसके पीछे भागे। अथर्व ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करना चाहा तो आदित्य ने दरवाजा बंद होने से पहले ही रोक लिया। दोनों तरफ से जोर लगा रहे थे, इसलिए अच्छा खासा गैप दरवाजे के बीच में बन गया और उसी में से आध्या अंदर घुस गए और अथर्वा ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा भी बंद कर दिया। आदित्य बुरी तरह से हाफ रहा था। वह बोला, आध्या छोड़ना मत, कल इसकी वजह से मैं और तुम्हारी दीदी तुम्हारे भांजे को लाने का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए थे। उसने बाहर से कुंडी लगा दी और वहां से चला गया। अथर्व ने आध्या को अंदर देकर दरवाजा वापस खोलना चाहा तो वह बाहर से बंद था। आध्या ने एक बात उठा लिया और राक्षसी हंसी हंसते हुए बोली, अब कहाँ जाओगे बच्चू? तो अथर्व बोला, देखो आव्या, कल तुमने सबके सामने मेरा पोपट किया था, इसलिए आज मैं बदला लिया, अब हिसाब बराबर हो गया। उसकी बात सुनकर आध्या बोली, ऐसे कैसे अथर्व बाबू? सुबह सुबह मेरा खुद को देखकर दिल बाहर आने को हो गया था। अगर मैं मर जाती तो अथर्व पीछे हटते हुए बोला, देखो फिर तुम भी मेरे चेहरे पर मेकअप करके मुझे ज़ॉम्बी बना दो। तुम वहां से उठाकर क्या कर रही हो? तो आध्या ने वह वास नीचे रखा और अर्थ की तरफ झपटी, लेकिन अथर्व पूरे कमरे में भागने लगा और आध्या उसके पीछे। दोनों जूही बिल की तरह भाग रहे थे। तभी आध्या ने अथर्व का एक पैर पकड़कर खींच लिया, जिससे अथर्व बेड पर गिर गया। आध्या उसके ऊपर बैठ गई और बोली, अब मैं तुम्हें बताती हूँ अर्थ के बच्चे। आज आध्या है उसे गुदगुदी करनी शुरू कर दी। अथर्व हंसते हुए उसे मना करने लगा, लेकिन वह नहीं मानी और गुदगुदी करती रही। अथर्व के पेट में हंस हंसकर दर्द हो गया था। जब आध्या नहीं हटी तो अथर्व ने एक झटके से उसे पलट दिया और बोला, अब तुम्हारा क्या होगा पागल डॉक्टर? तभी अथर्व की घड़ी में रेल लाइट जल उठी और डेविल बोला, अर्थ प्लीज मुझे मेरी जान को किस करना है। आध्या ने अपनी और अथर्व की पोजीशन देखी तो वह शर्म से दोहरी हो गई और अथर्व से बोली, लकड़बग्घे के हटो, मेरे ऊपर से कोई आ गया तो क्या समझेगा? लेकिन अथर्व तो डेविल की बात सुनकर आती है कि होठों को देख रहा था। वह धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लेगा। आध्या को लगा कि अथर्व से डराने के लिए ही झुक रहा है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अथर्व ने झटके से आध्या के होठों पर अपने होठों में ले लिया और उसे पैशनेटली चूमने लगा। आधे की आंखें सॉफ्ट से खुल गई। अब आगे अथर्व के ऐसे किस करने से आध्या पूरी तरह सॉफ्ट हो गई थी। लेकिन कुछ ही बोलो बात वह अथर्व का साथ देने लगी। दोनों ही सब कुछ भूलकर उसे एहसास में खो गए थे। जहां यह आध्या की लाइफ का पहला की था तो वह उसे दिल से महसूस कर रही थी। वही अथर्व ने भी आज पहली बार बिना किसी मकसद के या स्वार्थ के एक लड़की को किस किया था। भले ही यह डिमांड डेविल ने की थी, लेकिन अथर्वा ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी घड़ी की रेल लाइट कुछ देर बाद ही बंद हो गई थी। लेकिन अथर्व इस एहसास में खोया आध्या को लगातार चूमता जा रहा है। वही सुबह के 7 बजे थे जब वंश और बाकी सब अक्षत को हवेली में छोड़कर जा चुके थे। वह हाल में आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, दादी अर्थ नहीं उठा क्या? तो आयुष वहां आते हुए बोला, सुनो देखो जरा। ऊपर जाकर आध्या और अथर्वा ने एक दूसरे का मदद तो नहीं कर दिया ना? अचानक कमरे में शांति से छा गई है, कोई आवाज नहीं आ रही। अक्षत खड़ा होते हुए बोला, क्या उन दोनों का झगड़ा हो गया है क्या? किस बात पर? तो आयुष ने हंसते हुए कहा, आज उसने आध्या से पंगा ले लिया। वह जानता नहीं है वह पागलपन में उसकी अम्मा है, सर फोड़ देगी उसका। अक्षत उसकी बात सुनकर जल्दी से उठकर ऊपर भाग। उसने देखा तो अथर्व के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर चिल्ला दिया, अथर्व आध्या की पोजीशन है ऐसी थी।
अक्षत की आवाज सुनकर दोनों ही होश में आए। आध्या ने अथर्व को धक्का दिया तो वह बेड से नीचे गिर गया। आध्या अक्षर को देखकर शर्मा गई, घबराई सी वहां से सीधे अपने कमरे में भाग गई। वही अक्षत उसे मुंह फाड़कर देख रहा था। फिर उसने अथर्व को देखा तो वह जल्दी से वॉशरूम में घुस गया। उसकी आवाज सुनकर आयुष और आदित्य जल्दी से बाहर और पूछा कि क्या हुआ, तो अक्षत हकलाते हुए बोला को कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ भैया, वह बस अर्थ यहाँ नहीं वॉशरूम में है, तो मैं बस कमरे को ऐसे फैला देखकर डर गया था। तो आयुष आध्या को ढूंढते हुए बोला, आध्या कहाँ गई, वह यही तो थी। तब तक आध्या खुद को नॉर्मल करते हुए अपने कमरे से बाहर आए हो और बोली, जीजू मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, इमरजेंसी केस आया है। वह अक्षत से नजरें चुराकर वहां से भाग गई। आदित्य और आयुष भी चले गए, लेकिन अक्षर बेवकूफों की तरह वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद अथर्व वॉशरूम से बाहर आए तो अक्षत बैग को सही कर रहा था। तो अथर्व ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। अक्षत उसके पास आकर बोला, वह सब क्या था अर्थ? तो अथर्व अनजान बनते हुए बोला, क्या क्या था? उसकी बात सुनकर अक्षर उसे अपनी तरफ घूमते हुए बोला, जब तू उसे डायन मोनिका से शादी कर रहा है तो आध्या के साथ क्यों खेल रहा है? वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वह बहुत हट होगी अर्थ। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, मैं मोनिका से कोई शादी नहीं करने वाला, ये तू अच्छे से जानता है। मैं जिससे शादी करने वाला हूँ उसी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल हम दोनों की बात शादी बुढ़ाओं के मुंह से निकली है। तुम तो जानते ही हो उनके लिए तो मैं ये दुनिया पलट दूं। फिर ये तो एक शादी है और सारी माएँ और पापा भी उसी को अपनी बहू मान चुके हैं, तो वही उनकी बहू बनेगी। बाकी मोनिका के साथ तो मैं बस शादी वाले दिन तक नाटक करने वाला हूँ, जैसे उसने वंश के साथ किया था। अब मेरे जाने का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। तो अक्षत भी उसके साथ ही आ गया और बोला, मैं नाश्ता करके सोऊंगा। उसके बाद अथर्व ने शांति से नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। आज राकेश ने उसे और बाकी तीनों को अपने केबिन में बुलाकर किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कस किया और बोला, ये प्रोजेक्ट तुम चारों में से कौन लेना चाहेगा? तभी अथर्व को छोड़कर सब लोग सच में पड़ गए। अथर्व की नज़र तो एक ही चीज़ पर अटकी थी, वही ये कि इस प्रोजेक्ट की मीटिंग पुणे में होने वाली थी और इससे उसे पुणे जाने के लिए कोई कारनामा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह झट से बोला, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। तो राकेश ने उसे देखा और बोला, ठीक है, ये को फाइल और इस पर प्रेजेंटेशन तैयार करो। अथर्वा ने और जाने लगा तो राकेश उसे रोकते हुए बोला, रुको। अथर्व रुक गया और बोला, क्या है? तो राकेश बोला, तुम अकेले पुणे नहीं जाओगे, आदित्य तुम्हारे साथ जाएगा। तो अथर्व खींचते हुए बोला, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को नहीं दिला सकता? तो राकेश बोला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों के मुताबिक तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं भेज सकते हम, तो तुम खुद फैसला कर लो, आदित्य के साथ जाना है या फिर कहीं नहीं जाना। तो अथर्व बोला, ठीक है, अब मैं जो। तो राकेश ने उसे जाने का इशारा किया तो वह वहां से रंजीत के केबिन में चला गया। अथर्व के जाने के बाद राकेश आदित्य से बोला, तुम्हें वहां हर वक्त उसके साथ रहना है, समझे? आदित्य, आयुष और अखिल भी समझ रहे थे कि राकेश क्यों ऐसा कह रहा है। आदित्य ने हमें गर्दन हिलाई और फिर अपने केबिन में चला गया, साथ ही आयुष और अखिल भी उसके साथ चले गए। अथर्वा ने वेदांत को फोन किया और बोला, काम कहाँ तक पहुंचा? तो वेदांत बोलकर, अब ऐसे मामले में टाइम तो लगेगा ही, वैसे वह माँ एक देवासी है, वह और उसका बेटा यहाँ मुंबई में रहते हैं और उसकी बीवी अपनी बेटी के साथ लंदन में रहती है। बाकी अब मैं उसके आदमियों के बारे में पता लग रहा हूँ। तो अथर्व बोला, ठीक है, 2 दिन बाद का प्लान कैंसिल हो गया है, मैं अगले हफ्ते वहां पर आऊंगा, तुम सब कुछ सेट करके रखना। इतना कहकर अथर्वा ने फोन काट दिया और बोल, 5 दिन बाद धैर्य यहाँ पर आ जाएगा, अगर पुणे जाने से पहले वह यहाँ आदम का तो नहीं। अथर्वा ने फोन में एक नंबर डायल किया और बोला, कैसे हैं डॉक्टर डेविड? आपसे बस इतना कहना था कि वह पासपोर्ट 1 हफ्ते बाद उसे एड्रेस पर भेजना है। सामने से डेविड ने कुछ कहा तो अथर्व बोला, थैंक यू फॉर द हेल्प। अथर्वा ने फोन रख दिया और बोला, 1 हफ्ते बाद फिर से लंका में आग लगेगी, तब तक मैं ये वादा वाला मामला देख लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ आध्या अपने केबिन में बैठी सुबह जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वह खुद पर ही गुस्सा होते हुए बोली, मैंने उसे रोका क्यों नहीं, ये जानते हुए भी कि यह सब गलत है। उसकी शादी हो रही है उस चुड़ैल से, एक तो पता नहीं क्यों मुझे वह लड़की ही ठीक नहीं लगती, और ये लकड़बग्घा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैं उसका मुंह नोच लूंगी, जब उसे चुड़ैल से शादी कर रहा है तो उसे ही जाकर चूमे। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इस अर्थ के बच्चे पर मुझे इसे दूर रहना होगा, वरना उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स बढ़ती चली जाएगी। आध्या उदास हो गई और बोली, पता नहीं क्यों भगवान हमेशा ही मुझे सब कुछ छीन लेता है, पहले माँ और पापा और अभी लकड़बग्घा जिससे मैं प्यार कर बैठी, लेकिन वह नहीं करता। अगर करता है तो उसे चुड़ैल से शादी नहीं करता। अब मुझे वह घर छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा, मैं कल से ही अपने लिए कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढती हूँ, कब तक दीदी पर बोझ बनकर रहूंगी। वही ये सब सो ही रही थी कि तभी उसके राउंड का टाइम हो गया और वह राउंड लेने चली गई। अब आगे
शाम को अथर्व को छोड़कर बाकी सब लोग घर में लौट आए थे। अथर्व कंपनी से ही ललिता जी के घर चला गया था। वहां पर वह ललिता जी से मिला और फिर लक्ष्य के कमरे में चला गया, जहां लक्ष्य और बाकी दो नहीं आपस में बात कर रहे थे। लक्ष्य बोला, पिछले 3 दिनों से 2 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट आई है और पापा बता रहे थे कि 4-5 बच्चे भी गायब हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कल रात भी नजर रखने को कोई फायदा नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ रखा है उन सबको। तभी अथर्व कमरे में आते हुए बोला, तुम सब पहले ही कहा था मैंने कि मुझे अपने साथ आने दो, लेकिन तुम लोगों ही नहीं मान रहे थे। उसकी बात सुनकर वंश बोला, तुम अपने जिस काम के लिए आए हो वह करो। तभी उसका फोन बजे तो वह सबसे बोला, अभी खबरी का फोन आया है। फिर उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया और बोला, राजू क्या खबर है। तो सामने से वह आदमी राजू बोला, साहब मैं इस वक्त अंधेरे से बात कर रहा हूँ, यहाँ एक पुरानी फैक्ट्री में लड़की और बच्चों को रखा है। 2 दिन बाद इन्हें समुद्री जहां से यहाँ से बाहर ले जाए या जाएगा, सब कोई आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ। और यह कहकर उसने फोन काट दिया। अथर्व भोला बोला, देखो अब मामला आर पार का है, अब मैं भी साथ चलूंगा। तो वंश बोला, तुम नहीं जाओगे हमारे साथ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम तो किसी की बात तक नहीं सुनते, जब तुम्हारे सर पर खून सवार हो। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसे कई ऑपरेशन हैंडल किए हैं और वह भी तुम सबके बिना। खैर लोकेशन मुझे पता चल चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है, तुम सब मुझे लेकर नहीं भी गए तो भी मैं वहां पहुंच जाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अथर्व कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वंश बोला, हम इसके यहाँ से जाने के बाद अंकल के पास पुलिस स्टेशन चले गए और वहीं से अपने खबरी को चीज करके उसे गैंग पर धागा बोल देंगे। इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है, कहीं अकेला ना निकल ले उनके पीछे। उसकी बात सुनकर सबने सर हाँ में हिलाया। अथर्व हाल में आया तो उसने टेबल पर 2 गाड़ियों की चाबी देखी, एक वंश की गाड़ी की थी और एक लक्ष्य की। अथर्व को उन दोनों पर शक हो गया था कि वह सब उसे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए उसने दोनों चाबियां उठाकर जेब में डाली। तभी ललित जी उसके लिए कॉफी बना कर ले आए तो वह जल्दी जल्दी कॉफी पीने लगा कि कहीं वंश और बाकी सब बाहर न आ जाए। उसे जल्दी से देखकर ललित जी उसे डांटे हुए बोली, अर्थ क्या कर रहा है, मुंह जल जाएगा, आराम से पी। ललिता जी को आंखें निकाल दे देखकर आराम से कॉफी पी और उनके गाल पर एक किस करके वहां से निकल गया। उसकी इस हरकत पर पहले तो ललिता जी मुस्कुरा दे, लेकिन फिर जब उन्होंने अपने गाल पर हाथ फिर तो उसका ख्याल चिपचिपा हो तो वह गुस्से में बोली, शैतान लड़के पर। तब तक अथर्व गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वह अपनी का साड़ी के पल्लू से गाल साफ करने लगे और किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अथर्व घर पहुंचा तो सब लोग हाल में ही बैठे थे। अथर्व मीनल जी के पास जाकर बैठ गया और एक तरफ से उनसे चिपक गया। तभी अक्षत कमरे से दंदनाते हुए नीचे आया और उससे बोला, तू उन सलग दोनों की गाड़ियों की चाबी उठा लाया, तू ऐसा क्यों है हर वक्त बदमाशी। तो अथर्व झूठ बोलते हुए बोला, मेरे पास कोई चाबी नहीं है। तो अक्षत बोला, झूठ मत बोल, ललिता आंटी ने बताया कि तू गर्म कॉफी भी जल्दबाजी में पी रहा था और दोनों चाबी एक साथ नहीं खो सकती। उसकी बात सुनकर अथर्व कुछ नहीं बोला तो अक्षत वहां से जाते हुए बोला, ठीक है मत बता, मैं अपनी गाड़ी लेकर चला जाऊंगा। तभी अथर्व अपने कमरे की तरफ तोड़ गए। सब लोग अचरज से उसे देखने लगे। अक्षत ने दराज खोलकर देखा तो उसकी गाड़ी की चाबी भी गायब थी। वह जोर से अर्थ कहकर चिल्लाई, लेकिन तब तक अथर्व ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। तभी अक्षत को अपने दादाजी की भेजी गाड़ी की चाबी देखी जो अथर्व बने रंजीत को दी थी। उसने वह उठाए और रंजीत को बात कर चला गया। वही अथर्व अपनी जेब से 4 गाड़ियों की चाबी टेबल पर बिखेरते हुए बोला, पागल साले, पता नहीं क्यों मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते, कुछ गड़बड़ है क्या। ये कहते हुए वह बालकनी में आए तो उसे कारणवीर जी की उसके लिए भेजी गाड़ी को हवेली से बाहर जाते हुए देखा तो वह गुस्से में वहीं से चिल्लाया और बोला, तुम सब बेवकूफ़ हो, मर जाओ सालों कुत्ते, बेवकूफ़ मोटे दिमाग के प्राणी। ये तो है नहीं कि बड़ी मछली पर हाथ मारे, कुछ हाथ नहीं आएगा उनके। वह बदबदाते हुए वॉशरूम में चला गया। अथर्व फेसबुक के नीचे आया। किया राकेश के साथ खेल रही थी। रंजीत अथर्व से बोल, तो कैसा लग रहा है अपनी कंपनी में काम करके। तो अथर्व बोला, एकदम बकवास, में बिजनेस में नहीं बनना चाहता। अपने 20 दिन बोला था, हफ्ता होने को आया है, 2 हफ्ते और जाऊंगा बस में। तो मोहन जी बोल, क्यों नहीं बना तुम्हें बिजनेसमैन, कितना अच्छा तो कर रहे हो। तो राकेश भी तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तो अथर्व बनी राकेश को देखा और बोला, इन्हीं सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, इसलिए ऐसी भी मैं इनकी तारीफ का भूखा नहीं हूँ। तो रंजीत बोला, तो फिर किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हो तुम। उसकी बात सुनकर अर्थ वह बोला, मुझे आर्मी में जाना था, जहां पर दुश्मनों को करने के लिए मुझे किसी के भी बारे में सोचा नहीं पड़ता, लेकिन प्रियामणि मुझे जाने नहीं दिया। तो राकेश बोल, तो अब कौन सा तुम किसी के बारे में सोचते हो। तो अथर्व बोला, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में सोचता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ। मैं अपनी दादी के बारे में सोचा तभी यहाँ आया हुआ, ना कभी इस हवेली में कदम नहीं रखता।
चाहे आप या आपकी बीवी मर भी जाती तब भी नहीं। राकेश ने अथर्व की आंखों में एक आक्रोश देखा जो सिर्फ उसके और रोहिणी के लिए था, जो उसे और वहां बैठे सभी लोगों को विचलित कर गया। तो आदित्य बोल, अथर्व ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वह माँ बाप है हमारे। तो अथर्व बोला, मेरे नहीं है, सिर्फ तुम तीनों भाई बहनों के हैं। तो मोहन जी बोले, जन्म दिया है इन दोनों ने तुम्हें। तो अथर्व हंसते हुए बोला, तो जन्म तो जानवर भी दे देते हैं अपने बच्चों को, वह भी इनसे अच्छे ही होते हैं। अथर्व की बात सुनकर राकेश गुस्से में आग बबूला हो गया। तभी अथर्व ने देखा है ध्रुविका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तब वह कर आयुष से बोला, और तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, तुम्हें अपना कमर नीचे शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो आयुष ने भी देखा तो ध्रुवी आराम से नीचे हो रहे उतर रही थी। तो वह बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वह रोहिणी से बोल, माँ का नीचे कैमरा साफ करवा दीजिएगा उसके पास। सुनकर रोहिणी बोली, मैं आज कमरा साफ करवा दिया है, तो ध्रुव का सामान भी रख दिया, बस तुम्हारा ही सामान बाकी है। तो तू भी तुम्हारी जरूरत का सामान लगा लेना और कल चेकअप के लिए भी ले जाना है। तो आयुष आदित्य से बोला, भैया कल मेरी जगह आप दोनों में से कोई मीटिंग के लिए होटल ब्लू स्टार में जा सकता है क्या? तो आदित्य नहीं जाने के लिए हामी भर दिए। आगे अथर्व वहां से उठकर टीवी के सामने जाकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। तभी आध्या भी अस्पताल से लौट आए और अथर्व को टीवी में बिजी देखा तो वह एक साइड से निकल गई और अपने कमरे में आकर रुकी और गहरी सांस लेकर बोली, बच गई, अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा। पर ये लड़का साथ बैठने वाला नहीं है, कहीं सबके सामने ना बक कुछ भी, इसका कोई भरोसा भी तो नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, वरना ही मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद आध्या नीचे आए तो अथर्व को उसने सोफे पर पड़े पड़े ऊँघते देखा। आध्या के आते ही तो सीधा बैठ गया। आध्या उसे इग्नोर करते हुए मीनल जी के पास बैठ गई और किया के साथ खेलने लगी। अथर्व ने आध्या को घूरा और वह भी वही सोफे पर जाकर बैठ गया और मीनल जी से बोला, दादी मैं क्या कहता हूँ, मैं एक गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। उसकी बात सुनकर सब ने उसे घूर कर देखा तो मीनल जी बोली, पर बेटा तेरी तो शादी होने वाली है मोनिका से, तो गर्लफ्रेंड क्यों? तो अथर्व बोला, अरे दादी शादी तो पता नहीं कब होगी और क्या पता होगी भी या नहीं। ये कहकर उसने राकेश को देखा तो वह बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, यह शादी जरूर होगी और तुम्हें ये करनी पड़ेगी। उसकी बात को अथर्व ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और बोला, दादी बताए ना, लड़की सामने बैठी है। ये सुनकर आध्या की सांस ही अटक गई। आदित्य, आयुष और अखिल ने भी आध्या को देखा और फिर अथर्व को। तो मोहन जी बोले, कौन है लड़की? तो अथर्व बोला, दादी आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, वैसे भी आपका ही बूढ़ा पति तो किसी काम का नहीं रहा, हम दोनों भाग चलते हैं यहाँ से, इन्हें बड़े रहने दीजिए भी व्हीलचेयर पर। अथर्व की बात सुनकर आदित्य, आयुष और अखिल हंसने लगे। वही आध्या की भी जान में जान आई, वह भी अपनी घबराहट छुपाते हुए मुस्कुराने लगी। वही राकेश जो आध्या को लेकर गलतफहमी पाल चुका था, उसने भी अपनी सोच को विराम दे दिया। तभी मोहन जी चेयर से खड़े होते हुए बोले, बदतमीज लड़के, तुम अपनी दादी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं कब का ठीक हो चुका हूँ। ये कहकर वह एकदम से खड़े हो गए। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर मीनल जी और बाकी सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही आध्या ने अथर्व को पिलो फेंक कर मारा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सरप्राइज खराब करने की? मैं और दादाजी सबको सरप्राइज देने वाले थे। राकेश खुश होते हुए बोला, पापा आप ठीक हो गए? तो मोहन जी वापस से बैठते हुए बोले, हाँ मैं अभी कुछ कम ही चल पाता हूँ, ये सब आध्या की ट्रीटमेंट से पॉसिबल हुआ है। तो अच्छा बोली, नहीं दादाजी, यह उसे मेडिसिन का कमाल है जो इस लकड़बग्घे ने ला कर दी थी। फिर आध्या उससे बोली, यह मेडिसिन तो बहुत अच्छी है लेकिन उसे पर कोई लेवल नहीं था, अगर होता तो उसमें डाली गई सभी चीज़ों का पता चल जाता और ये दावा हमारे यहाँ भी तैयार की जा सकती थी। तो अथर्व बोला, ऐसे कैसे? अभी तो ये डॉक्टर डेविड की लैब से भी बाहर नहीं आई, तो वह तो मेरी वजह से यह मिल गई। अभी कुछ दिन और मालिश कर लीजिएगा और बस चाहिए तो फेंक मत देना। रंजीत की तरफ इशारा करके इनके हाथ और कंधे पर भी यही लग जाएगी। उसके बाद सुनकर आध्या ने हमें सर हिला दिया। उसके बाद दिन लगा है तो अथर्वा ने शांति से खाना खाया, उसने आध्या को भी परेशान नहीं किया। दिन के बाद अथर्व छत पर चला गया। वह छत के हर कोने से देख रहा था कि वह कहां से बाहर निकाल कर जा सकता है। हवेली के पीछे खुला मैदान सा था और एक दो गार्ड वहां पर भी तैनात थे। अथर्व शीर खुजलाते हुए बोला, कैसे निकलूं यहां से? देखने से तो दोनों गार्ड हवेली के लग रहे हैं, इन्हें पता को क्या, ताकि यह लोग आज और आगे भी मेरी मदद कर सके, ट्राई करके देखूंगा। अभी वह सब जाग रहे हैं। वह वापस नीचे आ गया तो आध्या उसे दरवाजे के पास ही मिल गई। अथर्व को देखकर वह अपने कमरे में भागने लगी, लेकिन अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में आध्या अथर्व से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कोई देख लेता तो क्या समझता? अथर्व बोला, क्या समझता है, जो है वही समझता। तो आध्या मुंह फेर कर बोली, कुछ नहीं है और ना होगा, अब तुम निकलो यहाँ से। तो अथर्व नहीं उसे अपनी तरफ घुमाया
और बोला क्या सच में कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। उसकी बात सुनकर आध्या एक मुक्का उसके सीने पर मारा और बोली जब दिख रहा है तो क्यों उसे चुड़ैल से शादी कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो मेरी फीलिंग्स के साथ। तो अथर्व बोला लेकिन तुमने तो कुछ कन्फेस नहीं किया, पहले मुझे प्रपोज करो तभी तो मुझे पता चलेगा। तो आद्या रोने लगी और बोली मैं क्यों प्रपोज करो, और प्रपोज करने से क्या होगा, तुम्हारी सारी दोस्त मोनिका से हो जाएगी और मैं पूरी जिंदगी तड़पती रह जाऊंगी जैसे हम आसानी से तड़पती आए हो हर किसी के प्यार के लिए। आद्या सिसकने लगी और फिर बोली तुम जाओ यहाँ से, मैं हमेशा अकेली रहूंगी। उसकी बात सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला तुम रहते हो एकदम बंदरिया लगती हो। आध्या उसे खो जाने वाली नजरों से घूरने लगी तो अथर्व हंसते हुए बोला ओके ओके इधर आओ। अथर्व से लेकर बैग पर बैठ गया और बोला पहले ही रोना बंद करो फिर मैं तुम्हें एक सिगरेट बताऊंगा। तो आध्या ने ही रोना बंद कर दिया। अथर्व से बोला जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम किसी को नहीं बताओगी। तो आध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो अथर्व बोला मैं मोनिका से शादी नहीं कर रहा, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर ठाकुर मुझे कुछ करने के लिए कहेंगे और मैं मान जाऊंगा। यह मोनिका वंश की एक है जिसने उसकी फीलिंग्स के खेल और उसे छोड़ दिया। वंश उससे बहुत प्यार करता था, इतना कि उसकी वजह से ध्रुविका का भाई धैर्य हमारा दोस्त हमसे अलग हो गया सिर्फ इस मोनिका की वजह से। तुम जानती हो ये लड़की वंश के सहारे मुझ तक पहुंचाना चाहती थी और यहाँ यह आयुष से भी इसलिए शादी के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि इसे पता चल गया था कि मैं इस घर का सदस्य हूँ, तभी तो उसने आसानी से मुझे से शादी के लिए हाँ कर दी। तो मैं भी इसे सबक सिखाने का फैसला किया। शादी वाले दिन तक इसे और सबको इस गलतफहमी में रहने दो कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। बाकी मेरी दुल्हन तो मेरे सामने बैठी है जिसे मेरे बूढ़ाओं और मेरे माँ पापा ने मेरे लिए पसंद किया है। अथर्व की बात सुनकर आध्या सुन्न रह गई और वह बोली लेकिन हमारी शादी को यहाँ राकेश अंकल बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो अथर्व बोला तो ना माने मुझे और तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे यहाँ रोकने की कोई कोशिश नहीं करोगी। अगर तुम एग्री हो तभी आगे बढ़ाना वरना यहीं से पीछे हट सकती हूँ। आद्या खुशी से उसके गले लग गई तो अथर्वा ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोला अब तुम अपने पहले वाले अवतार में आ जाओ जो मुझे सुबह किस करने से पहले थी। आध्या एकदम से उसे दूर हुई तो अथर्व बोला वैसे मुझे तो बड़ा मजा आया था, सुबह तुम्हें भी आया था क्या। तभी आध्या के गाल लाल टमाटर बन गए थे। वह उसे मारते हुए बोली बेशर्म कहीं के। आगे कुछ बोलती तभी अथर्व बने आगे बढ़कर उसके होठों को चुम्मा दे जिससे उसे अलग हो गया। तो अथर्व खड़ा हुआ और उसके गालों पर काट लिया और वहां से भाग गया। तभी आध्या जोर से बोली लकड़बग्घे और फिर अपना गाल सहलाते हुए मुस्कुराने लगी और अपने मन में बोली थैंक यू भगवान जी, अनमोल खुशी मुझे देने के लिए। उसके बाद अध्ययन सोने के लिए लेट गई। वह बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। अब आगे अथर्व ने आध्या से सब सच सच कह दिया था। आध्या बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। आरती उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी हालत से ही लग रहा था कि वह दोनों ही अपनी कीमती फलों को जीकर खुद को दुरुस्त कर रहे थे। क्या बड़े से पालने में लेटी हुई थी। आदित्य आरती का सर सहलाते हुए अथर्व के बारे में सोच रहा था। आरती उससे बोली आप क्या सोच रहे हैं आदित्य, लेकिन आदित्य कुछ नहीं बोला। तो आरती फिर से बोली अथर्व के बारे में सोच रहे हो है ना। तो आदित्य बोल हाँ, आज उसे ऐसी बातें कह दी जो एक बेटा कभी अपने माँ बाप के लिए सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कि अगर माँ पापा मर भी जाते तब भी वह यहाँ नहीं आता, मतलब वह ऐसा कैसे कह सकता है। उसकी बात सुनकर आरती बोली और एक माँ जब अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की जानबूझकर कोशिश करे तो आपको यकीन होगा इस बात पर। तो आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो आरती ने उसे कल रात रोहिणी की कहानी सब बातें बता दी। आदित्य कुछ नहीं बोल पाया तो आरती बोले आपसे एक बात कहूँ, उसे जाने दीजिए यहाँ से। आदित्य एकदम से बोला आरती तुम ये क्या कह रही हो, वह भाई है मेरा, माना कि पहले हम सब खिलाफ थे उसके लेकिन अब हम सब उसे चाहते हैं। तो आरती बोली आपको पता है जब आध्या पैदा हुई तब माँ उसे जन्म देकर चली गई, पापा ने उसे उनकी मौत का जिम्मेदार माना और 24 साल निकाल दिए उसके प्रति नफरत से। अगर उसे वक्त में भी आध्या को ही दोषी मान लेती तो शायद वह जिंदा भी नहीं होती। आदित्य गौर से उसकी बात सुन रहा था तो आरती आगे बोली आध्या 10 साल की थी तब पापा ने उसे गुस्से में कह दिया था ताकि काश वह मर जाती, पैदा होती ही नहीं। तब आध्या ने अपने हाथ की नस काट ली थी। मैं स्कूल गई हुई थी, एक नौकर ने उसे देख लिया था और उसे अस्पताल पहुंचाया था जिसकी वजह से वह 10 उसे दिन बच गई थी। तब मैंने उसे समझाया कि किसी और के लिए ना सही अपने लिए जियो और उसने कहा कि माँ डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन जल्दी शादी हो जाने की वजह से वह बन नहीं पाई। तुम उनका सपना पूरा कर सकती हो और उसे दिन से आध्या ने माँ का सपना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मैंने उसे जीने के लिए उकसाया था लेकिन अथर्व के साथ किसी ने ऐसा नहीं किया। वह जो चाहता था वह उसके परिवार
वाले नहीं समझ पाए, लेकिन उसकी दोस्त और उनकी फैमिली समझ गई और उन्होंने उसे दिया भी वह सब कुछ जो उसे चाहिए था। तो अब आप किस हक से उनसे अथर्व को मांगेंगे? वह लड़का अक्षत वह डरता है कि कहीं अथर्व यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह जाए। उसे दिन जब अथर्व की तबीयत बिगड़ी थी, उसे दिन वंश के दादाजी से साफ कह दिया था कि हम सबको अथर्व को यहाँ कभी कभी आते रहने की वजह देनी है, ना कि उसे यहाँ हमेशा के लिए रख लेना है। वह अथर्व को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तो आदित्य बोल, ऐसे कैसे ले जाएंगे? देखना कैसे न कैसे हम उसे यहाँ रोक ही लेंगे। अब तुम ही सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। इतना बोलकर वह करवट बदल कर आंखें बंद करके सो गया। आरती समझ गई थी कि आदित्य उससे गुस्सा हो गया है, वह उसे कल बात करने का सोचकर वह भी सो गई। रात के लगभग 11:30 बजे थे। घर में चारों तरफ सन्नाटा प्रसार हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए अथर्व घर के पीछे जो गार्ड थे उन्हें पैसे खिलाकर घर से निकल गया। बड़ी मुश्किल से उसने गार्डों को खरीदा था। अथर्व इम्प्रेस था कि घर में भरोसे के लायक गार्ड रखे हुए हैं। अथर्व ने उन्हें अच्छे से चेता दिया था कि वह किसी और के हाथों अगर बाइक है तो वह नहीं जान से मार देगा, और अगर यही ऑफर उसने अपने गार्डों के सामने रखा होता तो अब तक वह लोग उसे उठाकर ललित जी के सामने पटक चुके होते। अथर्व छुपाते छुपाते रोड पर निकल आया था, तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अथर्व उसमें बैठ गया और बोला, थैंक यू वेदांत, तुम पुणे से यहाँ आ गए, कल चले जाना वापस। अब शहर से बाहर जो गोदाम है वहाँ ले चलो। तो वेदांत बोला, लेकिन सर आप तो अंधेरी जाने के लिए बोल रहे थे। तो अथर्व बोला, अंधेरे जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, मैं तो डायरेक्ट परसों अंधेरा करने जाऊंगा। तुम ये गाड़ी यही छोड़कर चले जाना, मुझे चाहिए परसों। वेदांत के कुछ समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दिया। 1 घंटे बाद गाड़ी गोदाम से कुछ दूर आकर रुकी। अथर्व को कुछ गलत होने की आशंका थी, इसलिए उसने वेदांत को बाहर गाड़ी में उसका इंतजार करने के लिए कहा और खुद छिपते छुपाते हुए गोदाम की तरफ बढ़ गया। उसने गोदाम के बाहर 2-3 गार्डों को देखा जो सिगरेट फूंक रहे थे। वह सब कुछ अजीब से लग गए उसे। वह सामने से अंदर न जाकर पीछे जंगली एरिया में चला गया, जहाँ एक और आदमी पहरा दे रहा था। कुछ देर बाद वह भी उन दूसरों लोगों के पास चला गया। अथर्व को कुछ भारी गड़बड़ लग रही थी। अथर्व दीवार के पास खड़े पेड़ पर चढ़ गया और दीवार की दूसरी तरफ कूद गया। उसने सब तरफ गौर से देखा और फिर खिड़की के रास्ते अंदर गोदाम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ घर में 1 बजे के करीब किया ने रोना शुरू कर दिया। आरती ने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुई। आदित्य भी उठ गया और उसे आरती से लेते हुए बोला, इसे भूख तो नहीं लग रही, जो इसके लिए दूध ले आओ। आरती उसकी बात सुनकर किचन में चली गई। वही किया आदित्य से बाहर जाने के लिए हाथ से इशारा करते हुए रोने लगी। आदित्य उसे लेकर कमरे में बाहर घूमने लगा तो किया कुछ शांत हुई। आदित्य घूमते हुए अर्थ के कमरे के सामने आ गया। उसने मन में आया कि एक बार अथर्व को भी चेक कर ली। उसने दरवाजा खोला तो वह आसानी से खुल गया। वह कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था। आदित्य परेशान हो गया। उसने वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन उसे अथर्व कहीं नहीं मिला। वह किया को लेकर कमरे से बाहर आ गया और अपने कमरे में आ गया। आरती किया को दूध पिलाने लगी। आदित्य छत पर जाकर भी देखकर आ गया। उसे समझ में आ गया कि अथर्व घर में नहीं है।